आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टडी 09 पर, जिससे आपको हो जाएगा अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक से, जो है चार्टर एक्ट 1793। हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था जॉन शोर के बारे में। वहीं पर हमने एक फैक्ट पढ़ा था कि जॉन शोर के समय पर चार्टर एक्ट 1793 आया था। ठीक है, अब हमने इससे पहले जो एक्ट्स पढ़े हैं वो एक पिट्स एक्ट जो है, और उससे भी पहले रेगुलेशन एक्ट, इन्हें पढ़ा और हमें पता है कि इनमें भी काफ़ी कमियां थी। तो अब इनमें सुधार करने के लिए क्या आया, चार्टर एक्ट 1793। ये जो है कहीं ना कहीं ब्रिटिश संसद का विस्तार करने में हेल्पफुल था। अब जैसे इसका पहला पॉइंट जो है, इसे हम शॉर्ट पॉइंट्स में समराइज़ करेंगे कि भाई 20 ईयर्स का फिर से जो है व्यापार करने के लिए एक अधिकार पत्र दे दिया, ओवरऑल उनको मोनोपोली और मिल गई। ठीक है, इसीलिए अब जो नेक्स्ट चार्टर एक्ट आएगा 1813 में आएगा, बेसिकली 20 साल बाद। ठीक है, और अब जो है एक एस्टिमेट लगाया गया, जैसे पहले जो है उन्हें भाई लोन लेना पड़ा था ना बाकायदा, कि भाई हमारे पास इतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा है, बन नहीं रहा है, तो आप लोन दे दो। तो अब जो है एक अनुमान लगाया गया, जो है 12.5 लाख पाउंड जो है पर ईयर अर्निंग हो रही है। ठीक है, जिसमें से 5 लाख पाउंड जो है ब्रिटिश लोन का उधार चुकाने में जा रहा है, और 5 लाख जो है डिविडेंड रेट में बांटा जा रहा है, उन स्वामियों को बांटा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने बताया, जो डिविडेंड रेट था उन्होंने पहले 6% बोला कि 6% से ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि पहले 12.5% तक भी बेचा जा रहा था, वो बेचा कह रही हूँ, दिया जा रहा था। आपने अगर पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि पहले जो है 10% दिए गए थे, फिर उसके बाद 12.5% कर दिया था, और जिसकी वजह से जो है इनको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। इसी वजह से जो है ये डिसाइड किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में कि 6% से ज़्यादा डिविडेंड रेट नहीं होगा। अब उसे एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि अब दिख रहा है अब बेनिफिट्स होने लगे हैं, उन्हें प्रॉफिट होने लगा है, तो 8 से 10% तक तुम इन्हांस कर सकते हो, ताकि तुम और लोगों को अट्रैक्ट कर पाओ कि भाई वो इन्वेस्टमेंट करें कंपनी में। तो 8 से 10% कर दो, पर इससे ज़्यादा तुम नहीं करना। ठीक है, ये एक पॉइंट था। एक था पिछले जो पिट्स एक्ट था, उसमें बोला गया था जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारी, पिट्स इंडियन एक्ट में हमने बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि वो क्या था क्या नहीं था, और उसमें रिलेटेड जितने भी कर्मचारी थे वो सब जो है, उन सब का वेतन जो है भारत के संचिव निधि से मिलेगा, और जो कि 1919 तक चलता रहा। ठीक है, और 4th पॉइंट हमारा है, जो प्रांतों के लिए गवर्नर था और 3 मेंबर्स थे, उनकी जो पूरी एक काउंसिल थी, उसमें जो गवर्नर की नियुक्ति है ना, वो ब्रिटिशर ही कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें इंडियंस का रोल नहीं है, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। और जो ये 3 मेंबर्स हैं, ये वो लोग होंगे जो 12 वर्षों तक कार्य किए हुए हों, यहाँ पे कर्मचारी 12 वर्ष तक कम से कम रहे हों, वो ही ये जो है इन मेंबर्स की कैटेगरी में आ सकते थे। तो गवर्नर हो गया, गवर्नर जनरल हो गया, और ये जो 3 मेंबर हो गए, ये सैनिक, असैनिक, शासन प्रबंध, युद्ध, संधि, कर, ये सबके राइट्स रखते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का, जो बेसिकली अभी मैं ऊपर समझाने की कोशिश कर रही थी कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में हमने पिट्स इंडियन एक्ट में देखा, पर उससे जो पहले जो है गवर्नर जनरल, उसका रूल रद्द करने का अधिकार दे दिया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, पर अब वो उससे छीन लिया गया। ओवरऑल जो है गवर्नर जनरल की पावर को बहुत बढ़ा दिया गया, बस कुछ क्षेत्र छोड़ के कि न्याय, विधि और कर, इनको छोड़ के बाकी काफ़ी जो है क्षेत्रों में उनको जो है आज़ादी दे दी गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी कमांडर ऑफ चीफ हुआ करता था, ठीक है, कमांडर ऑफ चीफ हुआ करता था प्रधान सेनापति, अब उसका काउंसिल में होना ना होना एक ही बराबर था। आप उसे ऐड करना चाहो वो आ जाए, डिसीजन सुन ले, ठीक है, नहीं सुने तो भी ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस ख़त्म कर दिया। और नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, कोई भी गवर्नर और गवर्नर जनरल और कमांडर ऑफ चीफ, जो कि बेसिकली हो या ना हो कोई परवाह नहीं है, और जितने भी उच्च अधिकारी हैं बेसिकली सभी, जो भी एक तरह से आप ये समझ लो जितने भी ब्रिटिशर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं,
उनको साफ बोल दिया गया था आप किसी भी कंडीशन में भारत छोड़ के नहीं जाओगे, सिर्फ त्याग पत्र दोगे तो अलग बात है, पर तुम नहीं जाओगे। अगर मान लो आपको कहीं और दौरा करने ही जाना है, किसी प्रांत का ही दौरा करने जाना है, तब भी आपको काउंसिल से एक मेंबर चूज़ करना होगा कि आपकी एब्सेंट में कौन काम करेगा, तो आप ऐसे नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट था जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था, उसने जो है नौसेना की शक्ति को बढ़ा दिया और इवन ये कह दिया कि आप जो है आप समुद्री व्यापार खुले में जाकर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट था ज्येष्ठता का सिद्धांत, जो बेसिकली क्या हुआ कि अगर मान लो किसी ने त्याग पत्र दे दिया या कोई बीमारी के कारण मर गया, बेसिकली पोस्ट एकदम से हो गई खाली, प्लान तरीके से नहीं पर एकदम तरीके से हो गई खाली, तो उस समय पे किसे बिठाया जाएगा उसकी पोस्ट पे, तो उससे जो वरिष्ठ व्यक्ति होगा, जो उससे बड़ा होगा, और तो उसे जो है उस पद पे बिठा दिया जाएगा। इसे ही ज्येष्ठता का सिद्धांत कहा गया था कि भाई बिल्कुल भी एब्सेंस नहीं चलेगी। इसी वजह से भाई उनको भाई बोल दिया था आप भारत से बाहर भी नहीं जा सकते, जाओगे तो त्याग पत्र लेकर ही जाओगे, और नहीं भी जाओ, अगर चले भी गए ना तो भी आपका त्याग पत्र ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप लेके ही जाओ, नहीं भी लेके जाओगे तो त्याग पत्र मान लेंगे और आपको कर देंगे फायर। इसीलिए भाई तुम चूज़ करके जाओ, तुम्हारे रिप्लेसमेंट में काम करेगा कौन। इसीलिए ज्येष्ठता का सिद्धांत भी आया, और जो और दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है शराब के लिए लाइसेंस मस्ट कर दिया गया और नगर निगम की स्थापना की गई। ये कुछ 11 पॉइंट्स थे जो इसके जो हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो हम समराइज़ कर लेते हैं। इसने मोनोपोली को एक्सटेंड किया, डिविडेंड रेट को बढ़ाया, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और उसके कर्मचारी थे उसका वेतन भारतीय संचिव निधि से दिलाई, गवर्नर जनरल की अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को कम करते हुए गवर्नर जनरल की पावर को राइज किया। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है, इसे ज़रूर याद रखिए, ये किस चार्टर एक्ट के अंतर्गत आता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। तो ये 1793 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत आता है, गवर्नर जनरल की पावर को इन्हेंस किया जाता है, और जो है कमांडर चीफ हो ना हो काम चल जाएगा, और जितने भी ब्रिटिश मेंबर्स हैं उनको भारत में जो है काम करना ही पड़ेगा, किसी भी कंडीशन में भाई वो एब्सेंट नहीं हो सकते। नौसेना की शक्ति को बढ़ाया, ज्येष्ठता का सिद्धांत लाया, शराब के लाइसेंस मस्ट के, और सबसे इम्पोर्टेंट नगर पालिका की स्थापना की। ये कुछ पॉइंट्स जो है नगर पालिका की स्थापना हुई जैसे ये सारे, और ये कि गवर्नर जनरल की पावर को जो है बढ़ा दिया गया है, ये कुछ पॉइंट्स जो हैं इन्हें तो बिल्कुल मस्ट याद रखिए, क्योंकि कभी भी पूछ सकता है कि भाई 1793 के चार्टर एक्ट की खास बात क्या थी या उसमें कौन सा प्रोविज़न था, क्योंकि 20 ईयर का एक मोनोपोली एक्सटेंड आगे भी होगा, तो इसलिए ये कॉमन हो जाता है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं। कमेंट्स में अपनी फीडबैक, डाउट्स और सजेशंस ज़रूर शेयर करें, जो कि मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।